खैर साहब, जब हम इस टूर की बात कर रहे हैं तो ये तीसरा टेस्ट मैच है। सऊद शकील जब पाकिस्तान से गए तो वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद और उनके बारे में बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, और उनके गुफ्तगू की वजह यही थी कि वो इससे पहले जहाँ जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो आप किस तरह से देखते हैं सऊद शकील को इस दौरे पर कि जब तवक्कुआत के मुताबिक वो उस खेल का मुजाहरा नहीं कर पाए जो ऑस्ट्रेलिया से पहले उन्होंने किया था? देखिए, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेलने के लिए एक डिफरेंट स्किल्स चाहिए। वहाँ पे यू हैव टू बी गुड ऑन द बैक फुट। वो प्लेयर जो शॉर्ट पिच को अच्छा खेलेगा, कट खेलेगा, पुल हुक खेलेगा, वो ही कामयाब होगा। आप देखेंगे साइम अयूब जो है ना, इंशाल्लाह ही विल परफॉर्म वेरी वेल बिकॉज ही प्लेज ऑन द बैक फुट, और वो शॉर्ट पिच को पनिश करेगा। कट अच्छी है उसकी, पुल अच्छी है, हुक अच्छी है। तो देखिए, बात यह है कि सऊद शकील जो है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड यंगस्टर, ही इज़ डूइंग वेल। लेकिन एक बैट्समैन के लिए रनज़े करना ऑस्ट्रेलिया में इट्स डिफ़िकल्ट। वही करेगा जो बैक फुट पे जाके पंचेस जिसको अच्छी आती हैं, जो शॉर्ट पिच खेलेगा। तो आई थिंक अभी काफ़ी काम होने की ज़रूरत है सऊद शकील पे। कर्नल साहब, अभी आपने जिक्र किया कि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सियासत से आज़ाद कर दें, लेकिन ऐन उसी वक्त फ़ौरी तौर पर मेरे जहन में ये बात आई है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास ही जाना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने हर किसी बड़े काम के लिए, क्योंकि उनके इख्तियारात महदूद हैं। और अब जो कि टीवी राइट्स वाला मामला था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई लगभग 8, 10, 12 अरब रुपए के मुआहदे करने हैं आइंदा बरसों के लिए, तो उसके साथ साथ भी जो अहम तकरीरियाँ हैं या जो अहम फ़ैसले हैं उसकी तो इजाज़त भी हुकूमत से लेना पड़ रही है। तो ये तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आती है। आप काइंडली, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, आप ज़रा दोबारा इसको। 8-10 अरब की मीडिया राइट्स, यस बिल्कुल मीडिया राइट्स, उसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर कुछ करना है, फैसला करना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त के जो एमसी के चेयरमैन हैं वो नहीं कर सकते। उनको हुकूमत से इजाज़त की ज़रूरत है। उन्होंने अगर किसी भी एक क्रिकेट पैशनेट बंदे को लगाना है कि ये मैं इसको ग्रास रूट की क्रिकेट देता हूँ, ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी को असर-ए-नौ उसकी तंजीम करे, ये पाकिस्तान के क्रिकेट को दोबारा से नए और जदीद खतूत के ऊपर इस्तवार करे, ये पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिए मुल्क के तूलो अर्ज़ में काम करे, किसी भी एक शख्स को ऐसे को लगाने के लिए भी उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से, अपने पैटर्न साहब से इजाज़त की ज़रूरत है। ठीक कह रहे हैं आप। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान में ये जो बिडिंग का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टेलीविज़न पे बैठ के, एक स्पोर्ट्स चैनल पे बैठ के, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अच्छा नहीं है कि हम डिस्कस करें। इसकी बहुत सीरियस रेपरकशंस हैं, और बहुत सारे लोग जो आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो आपको भी पता है कि वो क्यों आते हैं। और मेरे हाल में इतना ही काफ़ी। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये कि इन बिड्स के लिए ही आते हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता? डेफिनेटली देखें, ये भी एक उसमें हिस्सा है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जी टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब ने। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रऊफ साहब, ये जो पाकिस्तान के तीसरे टेस्ट मैच के लिए शाहीन आफरीदी को आराम करवाया गया है, वर्कलोड मैनेजमेंट को सामने रखते हुए, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? और आप समझते हैं कि कहीं ये तो नहीं है कि एक तो बात सुनने में आती है कि पाकिस्तान में T20 क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, उस वजह से उनको अगले जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैचेस हैं उनको देखते हुए ये फ़ैसला करना पड़ा है? जी बिल्कुल, आप साहब सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी प्रायोरिटीज़ में टेस्ट क्रिकेट शामिल ही नहीं है, और ना ही लॉन्ग फॉर्मेट शामिल है, क्योंकि पैसा सिर्फ T20 क्रिकेट में है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रायोरिटी सिर्फ T20 क्रिकेट है, और पूरा बोर्ड उसी के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ नहीं, क्योंकि हमने इसी में शोर उठाना शुरू कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज़ हार गए। आप जो होम सीरीज़ है पाकिस्तान की, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान खेला है, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज खेला था, या न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ड्रा सीरीज खेला, उसके रिजल्ट देख लें। दोनों सीरीज पाकिस्तान हारा, न्यूजीलैंड से बामुश्किल ड्रा करने में कामयाब हुआ। आपके जितने फास्ट बॉलर थे सब वो तीनों सीरीज से भाग गए थे। तो ये प्रॉब्लम तो काफी अरसे से चल रहा है। उसके बाद जिस तरह आपका वर्ल्ड कप में कोलैप्स हुआ, बॉलिंग का, बैटिंग का और हर चीज का, उसके बाद अजीबोगरीब उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया रहा, जिस तरीके से इन्होंने टीम सेलेक्ट की है। आप देखें कि अबरार अनफिट था, उसको 7 दिन उन्होंने 50 दिन वर्ल्ड कप में साथ रखा, तो उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, कोई मैच नहीं खिलाया और वहां से सीधा उठाया। ना उसकी कोई प्रैक्टिस थी, ना फर्स्ट क्लास की उसको क्रिकेट खेलने दी पाकिस्तान में, और ऑस्ट्रेलिया ले गया और वहाँ पर पूरा सीरीज वो बाहर बैठा रहा, और अब अगली सीरीज से भी बाहर हो गया। उसके बाद नवाज को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया टेस्ट मैच खेलने के लिए, और उसकी परफॉर्मेंस पिछले 2 साल की T20 जो उसका फॉर्मेट है उसमें भी बिल्कुल नहीं है।
तो उसको टेस्ट मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और बिल्कुल बाहर बैठा के अब उसको अब आगे T20 के लिए भेज दिया। तो इनकी प्लानिंग अजीबोगरीब किस्म की है। मेरा ख्याल है कि तो ये सिर्फ अपनी वो एक आप कहते हैं ना पंजाबी में कि दिहाड़ी लगाने आते हैं, तो वो लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जी जी, ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं इनकी पेस बड़ी ज़ेर बहस रही ऑस्ट्रेलिया में कि पाकिस्तान के पेसर्स जो हैं, ये एक दौर था पाकिस्तान का जब 140, 45, 50 या उससे भी ज़्यादा 160 तक शोएब अख्तर गेंदबाजी करते रहे। वसीम वक़ार का दौर, उससे पहले सरफराज इमरान खान साहब का दौर। इस दौरे में पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रही है वो पाकिस्तानी बॉलर्स की रफ्तार रही है। आपके ख़्याल में इसकी रफ्तार गिरने की वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह बेसिकली तो यही है कि एक तो इंजरीज हैं और दूसरा उसके बाद इनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, और तीसरी चीज़ ये है कि जब हमारे ये यंगस्टर्स आते हैं नीचे से रॉ टैलेंट आता है और उसके बाद ऊपर इनको उस तरीके से पॉलिश किया जाता है। जो हमारा कोचिंग स्टाफ है वो ज़्यादातर उनमें उनकी एजुकेशन नहीं है, कोई मैट्रिक फेल है, कोई मैट्रिक पास है, और सारे के सारे इसी तरह पाकिस्तान टीम से लेके आप सईद अजमल को देख लें, उमर गुल को देख लें, अभी जुनैद खान को जूनियर टीम के साथ लगाया, फिर वो ज़का अशरफ ने अपना एक भतीजा लगाया हुआ पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ, फिर हारून रशीद का एक भाई है वो लगा हुआ पाकिस्तान की टीम के साथ फास्ट बॉलर्स के साथ। तो जब आप इस तरह के रेडिकुलाइज्ड डिसीजन करेंगे तो फिर आगे सारी चीज़ सफ़र करेगी, क्योंकि बेसिक जो बायोमैकेनिक्स है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के, वो जो लॉन्ग फार्मेट है उसके साथ मुताबिकत नहीं रखते। यही वजह कि T20 में तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, 2 या 3 या 4 ओवर उनमें करने होते हैं, मगर जैसे ही थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में आते हैं, वनडे या टेस्ट मैचेस में आते हैं, तो वो स्ट्रगल शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके जो अलाइनमेंट है बॉडी की वो उस लॉन्ग फॉर्मेट के साथ मुताबिकत रखती ही नहीं है और ना ही उसको सही किया गया है। क्योंकि इसकी मैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी जो आप खुर्रम शहजाद हैं, इनको 2000 आज से कोई 6 साल पहले लॉर्ड कलंदर का डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसमें मैंने ही सिलेक्ट किया था सरगोदा से। तो अब मैंने उस वक्त भी देखा था कि इसी सेम एक्शन से बाहर से बॉलिंग कर रहे थे, और 6 साल के बाद क्योंकि मैं किसी सेटअप का हिस्सा नहीं रहा, तो आज मैंने इनको टेस्ट मैच में देखा ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उसी तरीके से बॉलिंग कर रहे थे जिस तरह 6 साल पहले ये आए थे। ये तो हाल है हमारे कोचिंग स्टाफ का है, जो 7 लोग काम कर रहे हैं उनका, कि एक माइनर सा जो फॉल्ट था एक बॉलर का, उसको वो 6 साल में दूर नहीं करा सके, और उसके बाद टेस्ट मैच में उसी तरीके से उसको खिला दिया। तो ये मसला, इस वजह से पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उनकी इंजरीज वगैरह हो जाती हैं। ये जो नसीम शाह वाली इंजरी है, आपके ख्याल में कितना वक्त उनको लग सकता है, या फिर PSL खेलते हुए उन्हें कुछ जल्दी करनी चाहिए? हम शाहीन अफरीदी की केस में ये देख चुके हैं कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे और उनको खिलाया गया और फिर वो दोबारा उन्हें मसला हुआ। अब इस वक्त जब नसीम शाह, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बेहतर गेंदबाज माने जाते हैं नए और पुराने गेंद के साथ, आपके ख्याल में उनको भी मुनासिब वक्त देना चाहिए कि मुकम्मल तौर पर वो रिकवर हों और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस मैचेस मिलें, फिर उनकी मैच प्रैक्टिस को देखा जाए और फिर फैसला किया जाए, या फिर ठीक है PSL आ रहा है खिला दिया जाए? अच्छा, बात इसमें ये है, टेक्निकल एक इशू है जो आपने रेज किया, उसमें यह है कि जो हमारे शाहीन अफरीदी थे, क्योंकि वो बेसिकली वो भी नी डोमिनेट बॉलर थे, और नी डोमिनेट बॉलर का जब लेगामेंट इंजर्ड हो गया, जिससे फ्रंट का जो फ्रंट लेग का सारा डिपेंड करती है बॉलिंग के दौरान, तो उसको उन्होंने सरवाइव करने की कोशिश किया, क्योंकि नी डोमिनेट बॉलर अब ना तो वो बैक के साथ बॉलिंग करता, ना शोल्डर के साथ बॉलिंग कर सकता, और ना ही दूसरे बड़े मसल को वो यूज़ करता है। तो इसी वजह से जो शाहीन का प्रॉब्लम हुआ कि जल्दी रिहेबिलिटेशन के बाद जल्दी वापस उनको लाया गया, और उसके बाद उनका सारे का सारा जो बायोमैकेनिक था और अलाइनमेंट थी वो खराब हो गई, और अभी उनकी पेस डैमेज हो गई। अब जो प्रॉब्लम है नसीम शाह का, आपने बात की है, तो नसीम शाह का भी बेसिकली वो शोल्डर बॉलर हैं, और उनकी जो बॉलिंग का 90% डिपेंड उनका शोल्डर पे है, क्योंकि जो उनका अगर नीचे से आप अलाइनमेंट देखें उनकी टांगों की, तो वो इतनी, आप उसको कोई 100 में से कोई 50 नंबर उसको दे सकते हैं, आप उसको 100% परफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो शोल्डर डोमिनेट बॉलर हैं। और अब उनका शोल्डर ही इंजर्ड हुआ, और उसकी इंजरी की बेसिक वजह भी जो पाकिस्तान की नाल मैनेजमेंट थी वो थी। अब रोटेटर कफ इंजरी के जो नॉर्मली उसका ड्यूरेशन है वो तो मेरा ख्याल है कि इनका कंप्लीट हो चुका है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो इनका बाकी पार्ट्स हैं वो अगर उनको थोड़ा सा अलाइंड ना किया गया और उन पर थोड़ा सा वेट शिफ्ट ना किया गया, तो फिर ये शोल्डर इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा PSL में। तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इनका पैनल है या कोचिंग पैनल, उसको देखना पड़ेगा कि किस हद तक इसको ठीक करने में कामयाब होते हैं।